नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज युद्ध विराम के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हामी भर दी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी शर्तों पर भी जोर देने की बात कही है। И как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले यूक्रेन पर दबाव बनाया, जिसके बाद जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद अब गेंद पूरी तरह से रूस के पाले में पहुंच गई थी और अब यूक्रेन से जंग रोकने को रूस तैयार हो गया है। तो क्या अब जंग रुकने वाली है? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ट्रेन हाईजैक पर पाकिस्तानी सेना ने बोला झूठ, बीएलए ने खोली पाकिस्तान के दावों की पोल। हिंदुस्तान ने भी खारिज किए शहबाज सरकार के आरोप। घर जाओ या जेल, ट्रंप की सख्त नीति से भारतीय ग्रीन कार्ड धारकों पर मंडराया खतरा। रद्द किए जा सकते हैं वीजा और ग्रीन कार्ड। आर्मेनिया अजरबैजान में आएगी शांति, दोनों देश 37 साल पुरानी जंग खत्म करने को तैयार, विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। और चलते चलते में देखेंगे ईरान में खून की बारिश, लाल रंग में रंग गया समुद्र। तो आखिरकार रूस यूक्रेन युद्ध अब खत्म होता नजर आ रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी शर्तें भी साफ कर दी हैं। पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन में 30 दिन के युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव से सैद्धांतिक रूप से सहमत है, लेकिन शर्तों पर काम करने की जरूरत है। ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें चर्चा करने की जरूरत है और मुझे लगता है कि हमें अपने अमेरिकी सहयोगियों और भागीदारों के साथ इस पर चर्चा करने की जरूरत है। इससे स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यह विचार अपने आप में सही है और हम निश्चित रूप से इसका समर्थन करते हैं, लेकिन यूक्रेनी सैनिक रूस के कुर्स्क क्षेत्र में अपने अंतिम पड़ाव पर घिरे हुए हैं। ऐसे में युद्ध विराम से पहले यह तय करना जरूरी है कि वे हथियार डालेंगे या नहीं, यूक्रेन आत्मसमर्पण करेगा या नहीं। पुतिन ने यूक्रेन के रुख को लेकर चिंता जताई ही, इसके साथ ही उन्होंने युद्ध विराम के संभावित उल्लंघनों को भी नियंत्रित करने पर जोर दिया। पुतिन ने युद्ध विराम का उल्लंघन रोकने के लिए, इसे नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक और मुद्दा यह है कि यूक्रेन 30 दिवसीय युद्ध विराम का इस्तेमाल लामबंदी और खुद के हथियारों के गोदाम को भरने के लिए कर सकता है। हम लड़ाई को रोकने के प्रस्तावों से सहमत हैं, लेकिन हम इस धारणा से आगे बढ़ते हैं कि युद्ध विराम से स्थायी शांति आनी चाहिए और संकट के मूल कारणों को दूर करना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि वो इस मुद्दे पर ट्रंप से फोन पर बात कर सकते हैं। यानी फिलहाल उन्होंने इस युद्ध विराम के लिए सहमति तो जताई है, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि यह समझौता तभी लागू होगा जब रूस की ये चिंताएं दूर होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं अपने वादे को पूरा करने के लिए, युद्ध विराम रुकवाने के लिए। इसके लिए उन्होंने यूक्रेन पर भी दबाव बनाया। यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य सहायता से लेकर खुफिया जानकारी तक पर रोक लगा दी और जब यूक्रेन राजी हो गया तो पुतिन को भी धमकी दे दी कि अगर रूस नहीं माना तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। लेकिन पुतिन ने भी साफ कर दिया है कि यह युद्ध विराम तभी होगा अगर ट्रंप ये सुनिश्चित करते हैं कि यह स्थायी होगा। ऐसे में ट्रंप के इस प्रस्ताव से पिछले 3 साल से चली आ रही ये जंग खत्म होगी या नहीं, इस पर अभी भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे ट्रेन हाईजैक पर पाकिस्तानी सेना के दावों पर उठे सवाल की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन का अपहरण किए जाने की घटना में अब नया मोड़ आ गया है। हिंदुस्तान ने ट्रेन हाईजैक को लेकर अपने पड़ोसी देश को जमकर लताड़ लगाई। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के आरोपों को खारिज कर दिया है। हिंदुस्तान का यह बयान पाकिस्तान के उस आरोप के बाद आया जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि उनके देश में हो रही हिंसा के पीछे हिंदुस्तान जिम्मेदार है, जिस पर हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम पाकिस्तान के जरिए लगाए गए निराधार आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं और विफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि उसने बलूचिस्तान में हाईजैक किए गए सभी बंधकों को छुड़ा लिया है। उन्होंने ऑपरेशन खत्म होने का ऐलान कर दिया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना के दावे को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के लड़ाकों ने झूठ बताया और उन्होंने कहा कि उनके पास अभी भी 150 से ज्यादा बंधक है, लेकिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हाईजैक हुई ट्रेन को छुड़ा लिया गया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ट्रेन हाईजैक किए जाने से लेकर उसके बाद चले पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी थी। जनरल अहमद शरीफ ने एक टीवी चैनल को बताया था कि सुरक्षा बलों ने घटनास्थल पर मौजूद सभी 33 विद्रोहियों को मार गिराया है। सभी बंधकों को भी मुक्त करा लिया गया है।
पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने बताया था कि इस घटना में विद्रोहियों ने 21 यात्रियों और अर्धसैनिक बलों के 4 जवानों की जान ले ली है। और अब अगली खबर में बात होगी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से भारतीय ग्रीन कार्ड धारकों की बढ़ती चिंता की। तो अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों और ग्रीन कार्ड धारकों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा करने वाले काम करते हैं या उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल होते हैं तो उन्हें अमेरिका से निकाला जा सकता है। ये चेतावनी अमेरिका में विदेशी छात्रों के राजनीतिक विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए जारी की गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार और व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने कहा कि किसी को भी वीजा या ग्रीन कार्ड का अधिकार नहीं है। अगर आप आतंकवाद का समर्थन करते हैं तो हम आपको यहां नहीं चाहते। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आईसीई ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के परिसर में एक कट्टरपंथी विदेशी समर्थक हमास छात्र महमूद खलील को हिरासत में ले लिया। ये कई गिरफ्तारियों में से पहली है। हम जानते हैं कि कोलंबिया और देश भर के दूसरे विश्वविद्यालयों में ऐसे कई छात्र हैं जो आतंकवाद समर्थक, यहूदी विरोधी, अमेरिकी विरोधी गतिविधियों में शामिल है। ट्रंप प्रशासन इसे सहन नहीं करेगा। कुछ ट्रंप समर्थकों का मानना है कि समान विचारधारा वाले अमेरिकी नागरिकों को भी सख्त सजा दी जानी चाहिए। खलील का मामला इस बात की परीक्षा बन सकता है। अब यह देखा जाना बाकी है कि अमेरिकी प्रशासन आव्रजन कानून की व्याख्या कैसे करता है। आने वाले दिनों में प्रशासन और कितनी सख्ती दिखाता है और क्या यह नीति हिंदुस्तानी ग्रीन कार्ड धारकों के लिए भी खतरा बन सकती है। दरअसल ये पूरा कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्नातक छात्र महमूद खलील की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपने कैंपस में फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन किया। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने संकेत दिए हैं उससे हिंदुस्तानी छात्रों में भी डर दिखाई दे रहा है। और अब अगली खबर में बात आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए युद्ध विराम की। तो दक्षिणी काकेशस के 2 देश आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 37 साल से संघर्ष छिड़ा हुआ है, लेकिन अब यह लड़ाई खत्म हो रही है। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम समझौते पर बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई है। सोवियत संघ का हिस्सा रहे दोनों देशों के बीच 1988 से ही लगातार संघर्ष चल रहा है, जब अजरबैजानी क्षेत्र नागोर्नो काराबाख आर्मेनिया के समर्थन से बाकू से अलग हो गया था। इस क्षेत्र में ज्यादातर जातीय आर्मेनियाई आबादी थी। दोनों देशों के बीच सबसे भीषण संघर्ष 2023 में देखने को मिला। सितंबर 2023 में एक सैन्य अभियान के बाद अजरबैजान ने काराबाख को वापस ले लिया, जिसके बाद शांति वार्ता शुरू हुई है। इस अभियान के चलते लगभग 1 लाख जातीय आर्मेनियाई भागकर आर्मेनिया चले गए, लेकिन अब शांति की उम्मीद दिखाई दे रही है। आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसकी तरफ से अजरबैजान के साथ शांति समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। आर्मेनिया गणराज्य समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख और स्थान पर अजरबैजान के साथ बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। वहीं अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हम संतोष के साथ देखते हैं कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच शांति और अंतर्राज्यीय संबंधों की स्थापना पर मसौदा समझौते के प्रारूप पर बातचीत समाप्त हो गई है। हालांकि समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की टाइमलाइन के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसकी वजह अजरबैजान की शर्त है, जिसमें आर्मेनिया के संविधान में बदलाव की मांग की गई है, जिसके बारे में बाकू का कहना है कि यह उसके क्षेत्र पर दावा करता है। आर्मेनिया ऐसे दावों से इनकार करता है, लेकिन प्रधानमंत्री निकोल पेशिन्यान ने हाल ही के महीनों में बार बार कहा है कि देश के संस्थापक दस्तावेज को बदलने की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए जनमत संग्रह का भी आह्वान किया है, लेकिन इसकी कोई तारीख तय नहीं की गई है। और अब चलते चलते में देखेंगे ईरान में हुई हैरान करने वाली घटना। ईरान के एक समुद्र तट पर रेत और पानी अचानक चमकीले लाल रंग में बदल गए। इस घटना ने आम लोगों के साथ ही वैज्ञानिकों को चौंका दिया। इस प्राकृतिक घटना को ब्लड रेन का नतीजा बताया जा रहा है, जो अपने आप में एक अद्भुत घटना है। ब्लड रेन, जिसे रक्त वर्षा भी कहा जाता है, ये एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना है जिसमें बारिश की बूंदें लाल, गुलाबी या भूरे रंग की दिखाई देती हैं। और ये तब होता है जब वायुमंडल में मौजूद लाल रंग के सूक्ष्म कण या धूल के कण बारिश की बूंदों के साथ मिल जाते हैं। इस कारण से बारिश की बूंदें खून के रंग की प्रतीत होती हैं, जिसे ब्लड रेन, जैसे रक्त वर्षा भी कहा जाता है। वैसे तो ये प्राकृतिक घटना है जिसमें बारिश की बूंदें लाल, गुलाबी या भूरे रंग की दिखाई देती हैं, जिससे ये नाम भी पड़ा है। लेकिन ईरान में घटी इस घटना की कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोगों ने इसे अशुभ संकेत बताया, वहीं कुछ ने इसे प्रकृति का एक सुंदर और अनोखा रूप माना। वैज्ञानिक इस घटना को एक सामान्य लेकिन दुर्लभ मौसम संबंधी घटना बता रहे हैं और इस पर अध्ययन कर रहे हैं। वैसे इस तरह की बारिश कोई पहली बार नहीं हुई है। 2001 में हिंदुस्तान के केरल राज्य में भी ब्लड रेन हुई थी, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था।
इसके अलावा स्पेन, श्रीलंका और साइबेरिया में भी ऐसा देखने को मिल चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस घटना से डरने की जरूरत नहीं है। पानी के नमूनों का परीक्षण और वायुमंडलीय अध्ययन किया जा रहा है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।